नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला किस प्रकार निकल के आता है, और हमने ये भी देखा था कि टोटल एनर्जी किस प्रकार से कांस्टेंट रहती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में, जो कि हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक पार्ट है। इसमें हम दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक तो हमारा सिंपल पेंडुलम वाला और एक हम पढ़ेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। हम ये भी चर्चा करेंगे कि सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, और हम एक छोटा सा टॉपिक जो है कंपाउंड पेंडुलम, हम इस दोनों के बीच में डिफरेंस भी जानेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है और कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की, तो मैं सिंपल पेंडुलम को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं किसी धागे से किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध दूं, अगर मैं किसी धागे से किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध दूं और उस ऑब्जेक्ट का मैं करा दूं ऑसिलेशन, क्या करा दूं ऑसिलेशन, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेंगे? सिंपल पेंडुलम। बस शर्त यह है कि हमारा जो धागा है या जो हमारी स्ट्रिंग है वो कैसी होनी चाहिए? इनइलास्टिक। कैसी होनी चाहिए? इनइलास्टिक। मतलब पूरे ऑसिलेशन के दौरान वो स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल पेंडुलम। अगर वो स्ट्रेच हो जाएगी तो वो अपनी जगह पे ही ऑसिलेशन शुरू कर देगी। तो हम यहाँ पे दो ऑसिलेशन के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिर्फ एक ऑसिलेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो है हमारा सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम को अगर मैं डिफाइन करूं तो उसे मैं डिफाइन कर सकता हूं, अ पॉइंट मास, जिसे हम कहते हैं बो, is connected to a inelastic massless string। अगर मैं किसी बॉब को या फिर एक मास को किसी स्ट्रिंग के सहारे बांध देता हूं, मान लीजिए ये हमारी स्ट्रिंग है और इसके सहारे हमने एक बॉब को क्या कर दिया? बांध दिया। अब मैं इसका क्या करा दूं? ऑसिलेशन। क्या करा दूं? ऑसिलेशन। अब मैं इसका अगर क्या करा दूं? ऑसिलेशन। इस एक्सिस के अराउंड इसका क्या करा दूं मैं? ऑसिलेशन। तो इसे हम बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेंगे? सिंपल पेंडुलम। बस शर्त यह है कि ये स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? इनइलास्टिक। कैसी होनी चाहिए? इनइलास्टिक। मतलब ये जरा सी भी स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑसिलेशन का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? वेरी स्मॉल। क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल। तभी हम उसको क्या बोल पाएंगे? लीनियर। क्या बोल पाएंगे? लीनियर। तो हमारा थीटा क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल। अब हम मेजर डिफरेंस जानते हैं सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम के बीच में। सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम। अगर मैं किसी धागे के सहारे किसी ऑब्जेक्ट को बांध के उसका ऑसिलेशन करा देता हूं तो वो हमारा कहलाएगा सिंपल पेंडुलम। क्या कहलाएगा? सिंपल पेंडुलम। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सीधा किसी खील ठोक के यहां इस एक्सिस के अराउंड इसका क्या करा दूं? ऑसिलेशन। क्या करा दूं? ऑसिलेशन। तो ये हमारा कहलाएगा कंपाउंड पेंडुलम। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इस पेन को मैंने एक बार रस्सी से बांधा और बांध के इसका क्या करा दिया? ऑसिलेशन। क्या करा दिया? ऑसिलेशन। उसी जगह अगर मैं इस पेन को सीधा यहां से बांध के ऐसे और ऐसे इसका क्या करा दूं? ऑसिलेशन। तो ये क्या कहलाएगा? आपका कंपाउंड पेंडुलम। क्या कहलाएगा? कंपाउंड पेंडुलम। जैसे कि ये नोटबुक है, अगर मैं इसको धागा बांध के इसका ऑसिलेशन कराता हूं इस प्रकार, तो ये कहलाएगा हमारा सिंपल पेंडुलम। अगर ये सीधा यहाँ पिन लगा के इसका ऑब्जेक्ट का ऑसिलेशन करा देता हूं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंपाउंड पेंडुलम। क्या कहलाएगा? कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में सीधा हम लिख सकते हैं, अगर एक स्ट्रिंग से कोई बॉब लटका हुआ है और इसका मैं क्या करा दूं? ऑसिलेशन, तो ये हमारा कहलाएगा सिंपल पेंडुलम। अगर इसी सेम ऑब्जेक्ट का मैं किसी एक्सिस के अलोंग सीधा ऑसिलेशन करा देता हूं, पूरे ऑब्जेक्ट का ही ऑसिलेशन ऐसे और ऐसे करा देता हूं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आपका कंपाउंड पेंडुलम। आगे बात करते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो हम सबसे पहले टाइम पीरियड से निकालने पहले इसके एक डायग्राम को समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, कौन सा कंपोनेंट इसको मदद करेगा इसके ऑसिलेशन कराने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें यह पता है
कि एक्सेलरेशन और ओमेगा का कोई रिलेशन है और ओमेगा और टाइम पीरियड का कोई ना कोई रिलेशन है। इन दोनों के रिलेशन को ही यूज करके हम किसका फॉर्मूला निकालेंगे, टाइम पीरियड का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा के बीच का एक रिलेशन निकाला था और हमने ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच का भी एक रिलेशन निकाला था। ओमेगा यानी आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले। उससे पहले मैं एक डायग्राम आपके बीच बना देता हूं। ये हो गई आपकी एक स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से लगा हुआ है आपका एक मास। और ये क्या कर रहा है आपका, ऑसिलेशन। क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। मान लीजिए किसी थीटा एंगल पे इसने अपना ऑसिलेशन किया। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हमारा थीटा कैसा होना चाहिए, स्मॉल। क्या होना चाहिए, स्मॉल। ठीक है। अब हमें कंसीडर करना है मास ऑफ द बॉब, उसे हम बोलेंगे स्मॉल एम। क्या बोलेंगे, स्मॉल एम। तो यहां स्मॉल एम अपना क्या है, मास ऑफ द बॉब। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी सिंपल पेंडुलम में लेंथ की बात आती है तो वो लेंथ होती है हमारी स्ट्रिंग से जुड़े हुए उस मास के सेंटर तक। स्ट्रिंग से जुड़े हुए उस मास के सेंटर तक को हम क्या बोलते हैं, लेंथ एल। सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ को हम कंसीडर नहीं करते। इस बॉब के जो सेंटर है यहां तक और यहां से लेकर यहां तक की पूरी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एल। क्या बोलते हैं, स्मॉल एल, जिसे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉब का कोई ना कोई मास होगा। जब इसने ऑसिलेशन किया होगा इसका कोई ना कोई मास होगा। नीचे की साइड कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, mg। कौन सा लग रहा होगा, mg। और ऊपर की तरफ इस पे लग रहा होगा टेंशन। क्या लग रहा होगा, टेंशन। हमें पता है कि जब भी स्ट्रिंग या उससे कोई भी मोब बंधा हो या कोई भी मास बंधा हो तो ऊपर की साइड जस्ट अपोजिट साइड में क्या लगता है, उसका टेंशन T। क्या लगता है, टेंशन T। तो ऊपर की साइड हमें क्या लग रहा है, टेंशन T। हमें सब कंपोनेंट्स को एक ही एक्सिस में लाना होगा। तो हम क्या कर देते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। अगर मैं डिफाइन करूं इसको तो इस तरफ आपका आएगा mg cos थीटा। क्या आएगा, mg cos थीटा। और इस तरफ आपका एक कंपोनेंट आएगा, वो है आपका mg sin थीटा। हमने सिंपल mg के क्या निकाल दिए, कंपोनेंट्स। क्या निकाल दिए, कंपोनेंट्स। हमें इसी साइड क्यों निकाले, क्योंकि हमें पता है कि इसका ऑसिलेशन किस साइड हो रहा है, इस एक्सिस पे हो रहा है। किस एक्सिस पे हो रहा है, इस एक्सिस पे, नहीं अपनी y एक्सिस पे। किस एक्सिस पे हो रहा है इसका ऑसिलेशन, x एक्सिस पे। तो हमें तो इसी कंपोनेंट से मतलब है ना, जो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वही तो इसी का ऑसिलेशन करा रहा है। इसका ऑसिलेशन y एक्सिस पे तो हो नहीं रहा, इसका ऑसिलेशन किस एक्सिस पे हो रहा है, x एक्सिस पे। तो हमें सिर्फ इस कंपोनेंट से मतलब है, क्योंकि यहाँ वाला जो कंपोनेंट है वो इस टेंशन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा, ये दोनों फोर्स तो आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, इसलिए इस डायरेक्शन में कोई भी ऑसिलेशन हमारा नहीं हो रहा है। हमारा ऑसिलेशन सिर्फ किस डायरेक्शन में हो रहा है, mg sin थीटा के डायरेक्शन में या फिर x डायरेक्शन में। और उसको ले जाने के लिए कौन सा फोर्स काम आ रहा है हमारा, mg sin थीटा। क्योंकि mg cos थीटा और टेंशन तो आपस में क्या हो गए, इक्वल। क्या हो गए, इक्वल। इक्वल हो गए तभी इसका कोई भी ऑसिलेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो हमारा इस डायरेक्शन में जो हो रहा है ऑसिलेशन वो क्या है हमारा, mg sin थीटा, उसकी मदद से ही हो रहा है। तो अगर मैं F नेट की बात करूं, नेट फोर्स की बात करूं तो यही फोर्स जो है वो इसका क्या करा रहा है, ऑसिलेशन। और हमें यहाँ पे सिर्फ ऑसिलेशन के टाइम पीरियड से मतलब है। तो मेरा एफ नेट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। जहां m क्या है आपका, मास ऑफ द बॉब, g क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एफ नेट को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिख सकता हूं, फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, mg sin थीटा। तो मास से मास कट गया, अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है a इक्वल्स टू g sin थीटा। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में थीटा हमारा क्या होता है, स्मॉल। क्या होता है, थीटा हमारा क्या होता है, स्मॉल। तो जब भी थीटा हमारा स्मॉल होता है तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है,
थीटा के बराबर। किसके बराबर हो जाता है? थीटा के बराबर। अगर हमारा थीटा क्या है? वेरी स्मॉल। क्या है? वेरी स्मॉल। एक और आइडेंटिटी होती है इसमें, टेन थीटा भी हमारा किसके इक्वल हो जाता है? थीटा के बराबर। अगर हमारा थीटा क्या है? वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे साइन थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर। ए बराबर आ गया जी थीटा। अब हमें फॉर्मूला निकालना है आपके टाइम पीरियड का। किसका निकालना है? टाइम पीरियड का। मतलब उसके अंदर टी की टर्म्स आनी चाहिए। और टी की टर्म्स कैसे आएगी? अगर मैं ओमेगा की टर्म्स इस फॉर्मूले में ले आऊं तो मैं टी की टर्म्स इजीली ला सकता हूं। पर ओमेगा की टर्म के लिए हमें पता है कि एक्सेलरेशन और ओमेगा के बीच में एक रिलेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में निकाला था। तो उसको यूज करके मैं यहाँ पे ओमेगा का टर्म ले आता हूं। और जैसे ही ओमेगा का टर्म ले आऊंगा, मैं ओमेगा को क्या लिख दूंगा? 2π/t। क्या लिख दूंगा? 2π/t। तो हमारा टी का टर्म इजीली इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमें अभी क्या फॉर्मूला निकालना है? टाइम पीरियड का। किसका फॉर्मूला निकालना है? टाइम पीरियड का। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा के बीच का रिलेशन निकाला था, जो आया था हमारा a बराबर x ओमेगा स्क्वायर, जहां x क्या था आपका? डिस्प्लेसमेंट। हमने इससे पहले वाले वीडियो में y कंसीडर किया था, क्योंकि हमारा वहां पे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हमने कंसीडर किया था? y डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। पर यहां हमारा डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस पे हो रहा है? x एक्सिस पे। किस एक्सिस पे हो रहा है? x एक्सिस पे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या आ जाएगा? a = x ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और a क्या है आपका? एक्सेलरेशन। तो मैं a को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? x ओमेगा स्क्वायर से। तो मैंने a को रिप्लेस किया ऑन रिप्लेसिंग a विथ x ओमेगा स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? x ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी थीटा। ये हमारी एक नई इक्वेशन निकल के आ जाती है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। किसकी बात करते हैं? टाइम पीरियड की। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हम कितना लिख सकते हैं? g/x इंटू में आपका थीटा। अब मैं थीटा को भी रिप्लेस कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये हमारा थीटा है। हमें पता है कि थीटा क्या होता है? थीटा बराबर होता है अपना आर्क अपॉन लेंथ कह लो या आर्क अपॉन रेडियस कह लो। तो यहां पे आर्क आपका क्या है? x है। क्या है? x। क्यों? क्योंकि हमारा ऑसिलेशन थीटा कितना है? वेरी स्मॉल। तो ऑसिलेशन हमारा कैसा दिखेगा? लीनियर। और लीनियर किस डायरेक्शन में हो रहा है? x डायरेक्शन में। तो हमारा आर्क जो बन रहा है वो क्या है? x है। क्या है? x। तो थीटा बराबर कितना हो गया अपना? आर्क जो कितना हुआ? x। वापस देखिए, अगर मैं इसे जूम करता हूं तो ये है कैसा? लीनियर। क्यों? क्योंकि हमारा थीटा क्या है? वेरी स्मॉल। अगर थीटा बड़ा है, मान लीजिए एंगल बड़ा है, तो ऑसिलेशन ऐसे होगा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ऑसिलेशन कैसे होगा? ऐसा ऐसा। तो हमें कैसा दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। कैसा दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन में। तो हमारा जो यहाँ आर्क बन रहा है ये वाला, ये हमें कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन में। तो वो किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो यहाँ की जो डायरेक्शन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? x। मतलब लेंथ यहाँ की कितनी होगी हमारी? x। कितनी होगी? x, जो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और इसके अनुसार क्या है? वो अपना आर्क। और लेंथ कितनी है अपनी स्ट्रिंग की? l। कितनी है? l। तो हमारे थीटा को किससे रिप्लेस किया हमने? x/l से। तो थीटा बराबर अपना क्या हो गया? आर्क अपॉन लेंथ। आर्क है हमारी x, लेंथ है हमारा l। तो थीटा को मैंने लिखा g/x, x/l। तो x से x कट गया, x से x हमारा क्या हो गया? कट गया। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? g/l। कितना हो गया? g/l। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने की तरफ क्या आ जाएगा? अपना स्क्वायर रूट। तो ये हो गया अपना ओमेगा बराबर कितना हो गया? √g/l। कितना हो गया? √g/l। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं, जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है t के टर्म्स में, वो होता है हमारा 2π/t। 2π/t। क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हुई कि एक पीरियड उसने एक सर्कल कितने में किया? 2π में पर सेकंड आ गया, तो डिवाइड बाय t। कितना आ गया? डिवाइड बाय t। तो ओमेगा को हमने क्या लिख दिया? 2π/t बराबर √g/l। हमें t की वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया 2π/√g/l बराबर t। इसे और फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ गया 2π, √l ऊपर चला गया तो ये हो गया 2π√l/g बराबर क्या आ गया हमारा t। तो ये आपका किसका फॉर्मूला निकल के आता है? इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा है टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड
फॉर्मूला फॉर अ सिंपल पेंडुलम। ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आता है एक सिंपल पेंडुलम के लिए। तो यहां पे देखने वाली बात क्या है, जानिए। ये जो टाइम पीरियड है ना तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉब का मास था m, वो इस फॉर्मूले में कहीं भी कंसीडर नहीं हुआ है। तो ये ना तो मास पे डिपेंड कर रहा है और ना ही ये, एक तो हो गई ये, ना ही तो आपके मास पे डिपेंड कर रहा है, ना ही आपके थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से क्या समझ में आया कि हमारा जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो ना तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है और ना ही आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। चाहे आप 100 किलो का भार लगाए या 10 किलो का भार लगाए, आपका टाइम पीरियड बदलने वाला नहीं है। आपका टाइम पीरियड हमेशा क्या रहने वाला है? उतना ही आएगा। तो टाइम पीरियड अगर निकालना है तो आप क्या करिए, डिफरेंट मास को एक धागे से बांधिए और 10 देखिए कि 10 ऑसिलेशन वो कितने टाइम में करता है, और सेम आप उसको रिप्लेस करिए हैवी वेट से और फिर चेक करिए कि 10 ऑसिलेशन वो कितने टाइम में करता है। दोनों का टाइम पीरियड आपका क्या निकल के आएगा? सेम। क्या निकल के आएगा? सेम, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही वो किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। यानी आपका ऑसिलेशन के एंगल पे भी वो डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप एंगल बड़ा ले या चाहे आप एंगल छोटा ले, आपका टाइम पीरियड फिर भी क्या आएगा? सेम। क्या आएगा? सेम। तो टाइम पीरियड is not dependent on mass of the object or the angle of oscillation। ये दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन ऑन विच द टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडेंट, तो आपके ये दो ऑप्शंस अगर होते हैं तो उसमें से आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो हमारा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड की फॉर्मूले की, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। इस पे बेस पे एक नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर सेम इस सिस्टम को अगर मैं मून पे लेके चला जाऊं, कहां लेके चला जाऊं? मून पे, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो हमें पता है कि मून पे ग्रेविटी जो है वो कितनी हो जाती है? g/6। कितनी हो जाती है? g/6। अर्थ की ग्रेविटी के 6 टाइम हो जाती है अपनी, 1/6 टाइम हो जाती है अपनी मून पे ग्रेविटी। तो हमको g को सिर्फ किससे रिप्लेस करना है? g/6 से। किससे रिप्लेस करना है? g/6 से। तो इससे क्या पता चला? एट ऑन मून t कितना हो गया? 2 पाई l अपॉन g/6। तो ये 6 ऊपर गया, 2 पाई 6l अपॉन g। पहले सिर्फ l था, अब कितना हो गया है? 6l। मतलब हमारा टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो एट मून हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं फर्दर बात करूं, अगर इस पूरे सिस्टम को मैं लिफ्ट में लेकर चला जाऊं, इन लिफ्ट, अगर इस पूरे सिस्टम को मैं लिफ्ट के अंदर लेकर चला जाऊं तो वहां इसके टाइम पीरियड में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लीजिए लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और उसके अगर आप लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो उसके अंदर एक आभासी बल भी लगेगा जो है अपना सूडो फोर्स। क्या लगेगा? सूडो फोर्स। तो मोटा मोटी मैं बता देता हूं कि हमारी जी की वैल्यू क्या हो जाती है जब लिफ्ट का जा रही है? ऊपर की तरफ। कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा जो जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जो बदल जाती है आपके g+a से। क्या हो जाती है? g+a से। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में t इक्वल्स टू 2 पाई l अपॉन g को मैं लिख देता हूं अगर g+a, कितना लिख देता हूं? g+a। सॉरी, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारा नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा g-a। कितना हो जाएगा? g-a। तो यहां हो गया हमारा g-a,
तो ये g माइनस है, पहले g था, पहले नीचे बड़ी वैल्यू थी, अब उसमें से कुछ वैल्यू घट गई है, मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, छोटी। तो जब भी हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, बड़ा। क्या आता है, बड़ा। तो t की वैल्यू क्या होगी इस केस में, बढ़ेगी। क्या होगी, इंक्रीज। अगर लिफ्ट हमारी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन और उसका एक्सेलरेशन भी किस तरफ है, नीचे की तरफ, और ग्रेविटी भी किस तरफ लग रही है, जी की तरफ, मतलब नीचे की तरफ ही लग रही है। तो हमारे नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जब लिफ्ट किस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, तो हमारा नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g प्लस ए। कितना हो जाएगा, g प्लस ए। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए। मान लीजिए g की वैल्यू है 10, कितनी है, 10। अब उस 10 में पहले सिर्फ 10 था, अब 10 में कुछ ऐड कर दिया, मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। क्या हो गई, बड़ी हो गई। और मान लीजिए ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू से अगर छोटी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो हमेशा कितना आएगा, छोटी वैल्यू आएगी। क्या आएगी, छोटी वैल्यू। क्या आएगी, छोटी वैल्यू। तो हमारा इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज। हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ बातें थी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।